Assalamu alaikum students. How are you guys? It is a commercial geography course and it is also the session 8. Almost we are going to the half of the course. Now we are going to start the agriculture resources as a cash crop. Last time we were discussing about the agriculture resources uh, in food crops. Okay, how many food crops are prevail in the world? Where is the distribution all over the continent of the world? What is the systematically importance for this crops and physical factors although is there, which is very important for growing the cash for growing the crops, and also the economical importance is there in term of the factors. Now we are going to start the agriculture resources cash resources, and especially we are going to discuss the rubber in the edible oil. Because of that, it is very important in the world. Rubber is the most important crop as well, in the cash crop as well. Actually it is the part of the plantation, but when we are going to discuss in the commercial geography, we are include in the cash crops. Because of that, it's create the export item, it creates the economical surplus for the economy. That's why we are discussing the cash crop. Now the edible oil is one of the important thing in the world. Because of that, it is the basic oil and the basic cooking oil for the world, and many countries are generate their maximum gdp, maximum economic share from the edible oils. Now जब हम कैश क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं और रबर प्लांटेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो कैश क्रॉप्स हमें समझ में आ गया कि वो तमाम की तमाम क्रॉप्स जिनको हम डायरेक्टली अपने पास जो है इस्तेमाल नहीं करते फूड आइटम्स में, लेकिन हम उन क्रॉप से जो है अपने पास क्या कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रबर प्लांटेशन की बात करते हैं। सामने जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये जो पिक्चर है इसको दिखाने का और मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि रबर एक्चुअली प्रोड्यूस किस तरह किया जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्योंकि जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जो है एक जर्नल ऑब्जर्वेशन पे नहीं आई होती। नाउ ये जो आप नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट साइड की पिक्चर पे, आपको बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं वो इन द टर्म ऑफ प्लांटेशन स्टाइल के जो है यहाँ पर क्या हुए हैं, प्लांटेड किए गए हैं। जैसे कि रो सबकी सेम है, सबके पास जो है एक मैक्सिमम डिस्टेंस मौजूद है। अगर इनको देखा जाए तो इनकी लेंथ भी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ मौजूद है यहाँ पर। नाउ अब जो है इट मीन्स ऑफ दैट रबर प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास हम प्लांटेशन का वो एक करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ी थी, और वो क्या थी हमारे पास, कि वास्ट एरिया जो है वो सिर्फ वन प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वास्ट एरिया वन प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर यही काम प्लांटेशन के साथ, रबर की प्लांटेशन के साथ किया गया है। ओके, नाउ राइट हैंड साइड की पिक्चर की तरफ आए, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि एक्चुअली रबर प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। देखिए जी, यहाँ पर आपको कट्स नज़र आ रहे हैं इसकी रबर पर। ओके, ये जो आपके पास कट्स हैं, यहाँ से क्या होता है, इसको सिस्टमेटिकली जो है ड्रॉ किया जाता है। और नीचे जो है एक आपको प्याला नज़र आ रहा है, एक बाउल नज़र आ रहा है, जिसमें जो है इसका जो सिरप है, जो आपके पास ट्री का जो सिरप है वो इसके अंदर आकर जमा हो रहा है। ओके, यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है ट्री के साथ, हर ट्री के साथ जो है वहाँ पर किया जा रहा है। कि हर ट्री के साथ जो है क्या किया जाता है, इन पे कट्स लगाए जाते हैं। इसके ऊपर की जो लेयर होती है, जिसको हम छाल कहते हैं उर्दू में, तो वो जो लेयर होती है उस लेयर को जो है काटा जाता है। ओके, एक मैक्सिमम वे तक उसको काट दिया गया है, और देन फिर उसको जो है वे बनाया गया है कि ये जो पूरा वे है, इसका जो सिरप है, इसका जो जूस है, जो ट्री का जूस है, वो जो है इस बाउल में आके जमा हो जाए। तकरीबन जो है ये बाउल फ़ील होने में बहुत सारे लोगों से जब बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशंस को जब रीड किया गया, तो वहाँ से ये अंदाज़ा होता है, ये जो बाउल है, इस बाउल को करने के लिए ओवरनाइट लगती है। तकरीबन ओवरनाइट की अगर हम बात करें तो 6 आवर्स और 7 आवर्स जो है ना, वो क्या होता है, ये बाउल फ़ील हो रहा होता है। देन फिर जब ये बाउल फ़ील हो जाता है, ये सिरप हो जाता है फ़ील, तो इसको एक जगह पे जाकर, एक टब में जाकर, या एक बहुत
डीप और लार्ज किसी भी कंटेनर में जाके जो है इसको जमा कर लिया जाता है। ये वहाँ पर जो है क्या होता है, ड्राई किया जाता है, और जब इसको ड्राई किया जाता है और इसको प्रोसेस किया जाता है तो उसके सामने जो है इसकी एक बहुत बड़ी लेयर जो है वो तैयार हो जाती है। जब इसकी बहुत बड़ी लेयर तैयार हो जाती है तो डिफरेंट यूसेज के लिए आप क्या करते हैं, इसकी लेयर को काट रहे होते हैं। फर्दर जैसे कि अगर आपको टायर के लिए रबर चाहिए तो उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। ये आपके पास क्या है, एक रॉ शेप है। ठीक है कि आपको ये जो है सूखा हुआ ड्राई फॉर्म में जो है आपको क्या हो गया, रबर मिल गया। अच्छा, ये रबर इसकी टाइप मैं आपको बताती हूँ। जो रबर बैंड यूज़ करते हैं ना हम अपने घरों में, वो रबर बैंड जो होती है वो एक्चुअली इसकी जो है एक्चुअल टाइप है। ठीक है, वो जब ये ड्राई होगा तो इसकी एक्चुअल टाइप जो निकलेगी ना वो रबर बैंड वाली निकलेगी। अब इस रबर बैंड जाहिर सी बात है हर जगह पर रबर जो है वो उसके डिफरेंट क्वालिटी के साथ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हम टायर की अभी हम एग्जांपल ले रहे थे। अब जब उस टायर के लिए आपको इस्तेमाल किया जाएगा वो रबर, तो उस रबर में जो है आप उसको क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस कर रहे होंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर जो है ऐड कर रहे होंगे, उसको इसको वापस मेल्ट करेंगे। इसको वापस मेल्ट करने के बाद इसमें फिर कुछ और इनपुट डालेंगे किसी चीज़ का। देन फिर उसके बाद जो उस रबर को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, देन फिर उसको ड्राई किया जाएगा एंड फर्दर जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द रबर प्लांटेशन। कि रबर एक्चुअली बनता कैसे है। नाउ सेम क्वेश्चन, कि जब रबर प्लांट किया जा रहा है तो ऑलमोस्ट इसका इसके कुछ ना कुछ जो है वो फिजिकल फीचर्स मौजूद होंगे। टेम्परेचर की ज़रूरत है हमें, क्लाइमेट की ज़रूरत है हमें, हमें टोपोग्राफी की ज़रूरत है, इवन क्या हमें सॉइल की ज़रूरत है, और हमें जो है वाटर सप्लाई की ज़रूरत है। नाउ दैट इज़ द फिजिकल फैक्टर्स के फिजिकल फैक्टर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रबर प्लांटेशन के लिए फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 21 टू 32 सेंटीग्रेड्स। ओके, कि आपको जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। आपके पास जो आपका टेम्परेचर मैनेज होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वो टेम्परेचर आपके पास 21 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड जो है वो मैनेज होना चाहिए। रेनफॉल आपके पास अच्छी खासी, मतलब यानी कि आपको वो एरिया ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पर जहाँ पर हाई रेनफॉल जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। 1800 टू 2500 मिलीमीटर्स की जो है आपको रेनफॉल की ज़रूरत है। मतलब आपका वाटर सप्लाई जो है वो आपका एबिडेंट कंडीशन में वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, रबर प्लांटेशन के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको एक ही दफ़ा उसका प्लांट जो है वो वहाँ पर लगा देते हैं। दैन फिर आप हर एक डिफरेंट टाइम के बाद जो है आप क्या करते हैं, वहाँ से जो है अपने रबर को एक्वाइट कर रहे होते हैं। लॉन्ग ड्राई सीजन इफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ रबर प्लांट वाइल द लॉन्ग मॉइस्ट सीजन डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द रबर मिल्क। रबर की मिल्क की प्रोडक्शन के लिए जो है आपके पास क्या ज़रूरी है, ड्राई सीजन ज़रूरी है। कि ड्राई सीजन आपके पास जितना ज़्यादा जितना लंबा होगा वहाँ पर जो है इसकी जो ग्रोथ है, रबर की प्लांटेशंस की जो ग्रोथ है वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस प्लांटेशन को हमने जो है काटने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर हमारे जो ट्री होते हैं वो वो जो है आपके पास हमेशा एक ग्रोइंग कंडीशन में होते हैं, लेकिन आप उसमें से रबर कब हासिल करोगे। तो इट मीन्स ऑफ दैट जो ड्राई सीजन है उस ड्राई सीजन में जो है रबर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता मोइस्ट सीजन में जो है आपके पास आपकी जो क्वांटिटी ऑफ द रबर मिल्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप प्लेन विथ स्लोप इज द आइडियल टोपोग्राफी फॉर द रबर प्लांटेशन। स्लोप जो है आप प्लेन विथ स्लोप, ये जो स्लोपी प्लेन्स होती हैं वो आपके पास क्या है, आइडियल टोपोग्राफी मौजूद है रबर के प्लांटेशन के लिए। स्लोप का फ़ायदा क्या होता है एक्चुअली, वहाँ पर स्लोप जो होता है आपके पास, स्लोपी टोपोग्राफी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि वहाँ पर जो है आपकी सॉइल एरिजन जो है ना आराम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो आप इंक्रीज़ कर रहे होते हो। दैट इज़ द मेन थिंग। और दूसरी चीज़ जो है आपके पास, क्योंकि हम वहाँ पर एक रॉ की बात कर रहे थे, हम वहाँ पर एक कंप्लीट डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि प्लांटेशन के टाइम हमने देखा था कि इक्वल डिस्टेंसिंग जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये स्लोपी प्लेन्स जो हैं इन चीज़ों के लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सॉइल की बात करते हैं। सॉइल जो है आपके पास ड्रिप, थिक, मॉइस्ट एंड नाइट्रोजीनियस सॉइल जो है वो आपके पास क्या है, बेस्ट है रबर की कल्टीवेशन के लिए। ना ये है हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स के हमें जो है पता चले कितना टेम्परेचर,
अब मुझे अगर मोबाइल में रुक के आप लोगों के पास एक क्वेश्चन रेज़ करूँ कि अब आप जो है इस बारे में जो है बहुत ज़्यादा आप लोग माइंड में तमाम कंट्रीज़ का जो है एक इमेज वहाँ पर बिल्डअप हो चुका है। तो रबर प्लांटेशन के लिए आप लोगों के माइंड में कौन-सी इमेजरी जो है कंडीशंस वहाँ पर जो है होता है, जो आपके लिए प्लांटेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे या प्लांटेशन के लिए जो है ये आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं? 2 सेकंड, थोड़ी देर रुक के और सोचिए कि वो कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं। मतलब 21 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अगर हम एशिया की एग्जांपल लें तो विच वन कंट्रीज इज देयर? लेकिन ड्राई सीजन भी होना ज़रूरी है और आपके पास आपकी सॉइल का जो है नाइट्रोजीनियस होना भी ज़रूरी है। ओके, आप लोगों का माइंड प्रोसेस कर चुका होगा इतनी देर में। इकोनॉमिक फैक्टर आपके पास सेम ही है, हम इकोनॉमिक फैक्टर को हर क्रॉप्स में जो है अपना सेम ही रखते हैं, तो इसको सिर्फ मैं आपको शो कर रही हूँ कि लेबर एंड कैपिटल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है आप मशीन इस्तेमाल नहीं करते, आपको जितना काम करना होता है आपको वो तमाम का तमाम काम बाय हैंड करना होता है। और ह्यूमन हैंड की जो ह्यूमन हैंड का यहाँ पर शेयर है वो ज़्यादा ह्यूमन हैंड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि आपके पास जो रबर मिल्क आपने लिया है वो रबर मिल्क आपने जो है आपको ड्रॉप आउट करना है, फिर उसको जमा करना है, एंड इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ह्यूमन हैंड ज़रूरी है। कैपिटल ऑब्वियसली चीज़ है कि वो यहाँ पर ज़रूरी है, और आपके पास मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का होना, चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने रबर प्रोड्यूसिंग को जो है एरिया वाइज जो है वो कर सकें, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। नाउ नेचर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी, माइंडली आपको जगाया था कि थोड़ी देर के लिए सोचें वो कौन कौन से कंट्री है। तो नाउ अगर हम एशिया साइड की बात करें तो एशिया के साइड पर हमारे पास जो है वो थाईलैंड मौजूद है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास इंडोनेशिया मौजूद है, हमारे पास मलेशिया मौजूद है, हमारे पास इंडिया मौजूद है। इन एशिया साइड थाईलैंड जो है आपके पास सबसे बड़ा जो है रबर प्रोड्यूसर है। ओके, प्रोड्यूस 35% ऑफ द टोटल रबर प्रोड्यूस एट द वर्ल्ड लेवल पे जो है वो थाईलैंड क्या करता है, 35% जो है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है रबर प्रोडक्शन के अंदर। रीज़न क्या है इसके पास? कांस्टेंट एफर्ट्स मौजूद हैं और फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। थाईलैंड को वैसे हम सब जो है वो एज अ टूरिस्ट कंट्री के नाम से जो है याद रखते हैं, हम लोग बैंकॉक जाना पसंद करते हैं। वहाँ पर आपके पास टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद हैं, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन किसकी वजह से मौजूद है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, वहाँ पे जो है आपके पास क्या है, ओशन मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो है वो फेवर कर रहा है आपके पास किसको, रबर की कल्टीवेशन को, रबर की प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड द सफिशिएंट अवेलेबल ऑफ कैश कैपिटल ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा है वहाँ पर, वहाँ पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर उसका क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर उसको जो है दे रहा है। और इसके अलावा जो है कांस्टेंट एफर्ट जो है उसने थाईलैंड को क्या किया है रबर प्रोटेक्शन में वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है वो लीडर बनाया है ना। पोजीशंस इन द वर्ल्ड फॉर द रबर। इंडोनेशिया जो है, सराउंडिंग में जो है थर्ड इसके 3 पार्ट्स जो हैं सराउंडेड जो हैं वो आपके पास ओशियन है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इंडोनेशिया को अगर आप लें तो वहाँ पे प्राइमरी सबसे ज़्यादा वाटर, सॉरी फिशिंग का जो है उनका मेजर जो है वो क्या है आपके पास कमर्शियल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है इन इंडोनेशिया। जावा इज़ द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, most important island for the Indonesia, where is the agriculture activities performed in the term of food crops. Okay, then पे जब हम बात करें the small form of Sumatra and Borneo, that is the important thing for the rubber production। समात्र की अगर आप बात करें तो आपके पास जो है इसके क्वालिटी ये भी है कि ये आपके पास डीप ईस्ट एशिया का जो है ईस्टर्न डायरेक्शन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीप ईस्टर्न डायरेक्शन जो है वो समात्रा में मौजूद है। और अगर आप सनराइज़ की बात करें पूरी दुनिया में तो सबसे पहले सनराइज़ जो होता है वो आपके पास समात्रा से होता है। और समात्रा को आप लोग एक तरीके समात्रा को आप लोग याद रखते हैं एक और तरीके से, और वो है आपके पास सुनामी। 2005 का जो सुनामी आया था उसकी जो स्टार्टिंग था वो आपके पास समाट्रा के ही स्मॉल फार्म से था। नाउ द स्मॉल फार्म ऑफ द समाट्रा एंड
बोर्नियो द कंट्रीब्यूशन मोर अमाउंट ऑफ द रबर रबर की प्रोडक्शन में जो है आपके पास से दोनों एरियाज क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। देन मलेशिया, अगर इंडोनेशिया का नाम आए और मलेशिया का नाम ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? Okay, so Malaysia is the another third one, the important country which is produce the rubber production, and third global positions it possessed for the production. Rubber plantation is concentrated in the coastal region and western part of Malaysia. Coastal region and western part of जो है वो इसके लिए जो है आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मलेशिया की मैं बात करूँ तो इसके एरिया में मलाया आता है। आप लोगों ने जो है सुना होगा मलाई एरिया। ये सारा जो मलेशिया का जो है कंट्रीब्यूशन है, उसी कंट्रीब्यूशन के पीछे जो है वो क्या है, आपके पास आपके फिजिकल फैक्टर्स मौजूद हैं। वरना अगर हम मलेशिया की हिस्ट्री को देखें या मलेशिया को हम जो है रीड करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि 1917 से 1980 के बाद जो है मलेशिया एक्चुअली उसने अपने आप को जो है दुनिया में बनवाया था एज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से। जब जब वहाँ पे डॉक्टर महातिर मोहम्मद जब उन्होंने वहाँ पीरियड में मतलब एज अ प्रेसिडेंटशिप में जब वो आए थे तो दैन फिर उन्होंने मलेशिया को, क्योंकि मलेशिया जो है 70s 60s जो है वो country में शुमार किया जाता था, डेवलपिंग कंट्रीज में शुमार किया जाता था। लेकिन जब डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने जो है प्रेसिडेंटशिप वहाँ पर संभाली तो उसके बाद जो है मलेशिया ने जो है बहुत ड्रास्टिक जो है वो प्रोग्रेस लिया था। और उनका था उनका एक बड़े मज़े का जो था वो एक नारा था, बी मलाइशा, बी मलाय एंड बाय मलाय। मतलब आप क्योंकि मलेशिया की जो कौम है, नेशन है, उसको मलाय कहते हैं, तो बी मलाय एंड बाय मलाय। और इसके पीछे जो है बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। कभी हम किसी टॉपिक में इस चीज़ को या किसी बिजनेस स्टडी में जो है मलेशिया को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि उन्होंने किस तरीके से खुद को जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से निकाल के कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन किया था। और सिर्फ जो एक बात थी बी मलाय एंड बाय मलाय वाली, वो उसको किस तरीके से जो है उन्होंने क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था अपनी पूरी इकोनॉमी के अंदर। और अब आप मलेशिया में जाके खड़े हों और मलेशिया के अगर आप सुपर स्टोर्स को देखें, मलेशिया के आप जो है जनरल कंजम्पशन गुड्स को देखें, तो वहाँ पर नज़र आता है कि वो लोग यूज़ टू हैं अपनी ही जो है बनाई हुई कंपनीज़ की चीज़ें बाय करने के लिए। और उन्होंने जो है, जैसे कि हम पाकिस्तानीज़ जो हैं वो नॉर्मली प्राउड फ़ील करते हैं कि जो है ये प्रोडक्ट जो है हम पेरिस की यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम जर्मनी की यूज़ कर रहे हैं, कार्स हम जर्मनी की यूज़ कर रहे हैं, फैशन प्रोडक्ट्स हम पेरिस की यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे होते हैं। लेकिन मलेशियंस जो हैं, बीइंग अ नेशन, वो इस चीज़ को जो है अच्छा फ़ील नहीं करते। उनका जो मिज़ाज, नेशन का जो मिज़ाज बनाया गया था, तो वो नेशन का मिज़ाज जो है वो इस चीज़ के ऊपर बनाया गया था, जिसने जो है उनको प्रोग्रेसिव डेवलप कंट्री में जो है शामिल किया। वहाँ पर मलेशिया ने एक्चुअली क्या किया, फिर अपने पास अपनी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी उनको वैल्यू एडिड करना शुरू किया, ठीक है? तो अब जो रबर है वो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वैल्यू एडिड की तरफ वैल्यू एडिशंस करके ही जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। Now next one on the is the India. 9.4% of the total rubber produced in the world. 92% of rubber produced in India is concentrated in the state of Kerala. केरला की जो अच्छा, ये जो 92% रबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो 92% रबर बनाया जाता है वो उनकी स्टेट केरला में बनाया जाता है। ओके, 9.4% में से 92% सिर्फ केरला में कॉन्सेंट्रेटेड है। इट मीन्स ऑफ दैट अगर आप केरला की जो है ज्योग्राफी देखें तो वो भी हमारे पास जो है इसी चीज़ को जो है सपोर्ट कर रही होती है कि वहाँ पर उनका ड्राई सीज़न मौजूद है। और उनका जो वाटर रेन मतलब रेनफॉल का जो है, रेनफॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। केरला में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अदर इंपॉर्टेंट रबर प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर तमिलनाडु, कर्नाटका, आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। ये जो है आपके पास क्या है, डिफरेंट रीजन्स मौजूद हैं। और ये आपके पास सारे के सारे साउथ इंडिया के साइड के रीजन्स हैं। केरला से साउथ इंडिया स्टार्ट हो रहा है, तमिलनाडु इज इन ऑल्सो इन साउथ इंडिया, कर्नाटक, island of the Andaman and Nicobar is also the South Asia. Moreover, South India, sorry. Moreover, rubber is also being cultivated in the Assam and Tripura. Tripura और असम भी जो है आपके पास इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को होल्ड कर रहे होते हैं। Now the China is the fifth position in the world. Most of the rubber is cultivated in the Santasi Basin. Due to the increased demand of rubber, China needs to import rubber from the different countries.
फिफ्थ पोजीशन ऑल्दो ये होल्ड कर रहा है चाइना, लेकिन क्योंकि चाइना ने अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर गए हैं, और चाइना ने प्लास्टिक को जो है जैसे कि स्टील एंड आयरन के अलावा उन्होंने जो है स्टील एंड आयरन की कंजम्पशन को जो है ब्रेक किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो प्लास्टिक में जो है उन्होंने कन्वर्ट करके जो है दुनिया में जो है सेल एंड बाय की हैं। तो वहाँ पर उस प्लास्टिक के साथ जो है उनके रबर की कंजम्पशन जो है वो उनके पास क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ रहा होता है, इस रबर को इम्पोर्ट करना पड़ रहा होता है। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स के क्वेश्चन इस टाइम मेरे माइंड में आ रहे हैं, जब स्टूडेंट अमूमन ये बात करते हैं कि वाई चाइना इज़ वाई चाइना इज़ एवरीवेयर in the world. Even we are talking about the primary activities, then China is there. When we are talking about the secondary activities, China is there. When we are talking about the quaternary and quaternary activities, China is also there. What is it? The reason is that China has possessed the large in the geographical condition for the primary activities. China has possessed the last geography, big land area. China possesses the big land area actually. Then on not only the big land area, after a while, China work on the nation, about the education, about the trainings. That's why when China work on the nation, जो वहाँ पर जो सिर्फ इनकलाब आया था और कम्युनिज्म को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, तो उसके बाद से जो है चाइनीज़ ने जो काम किया, वो चाइनीज़ ने सबसे ज़्यादा काम खुद के ऊपर जो किया था वो अपनी एजुकेशन पे किया था और अपनी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स के ऊपर किया था। और उसके बाद जो है जो सिर्फ इनकलाब है, माओ ज़ेडंग का जो इनकलाब था जिसको हम बात कर रहे होते हैं, तो वो जो माओ ज़ेडंग का जो वहाँ पर पूरी रेवोल्यूशन आया था, उसने जो है क्या किया था, आपके पास जो है चाइना को जो है अब आपके पास जो है इस स्टेट में लाके खड़ा किया हुआ है। ये कोई 1 साल या 2 साल का वर्कआउट नहीं है, ये इनका 13-40 इयर्स की वर्किंग है जो इन्होंने की है। ओके, देन वियतनाम की बात करें तो वियतनाम को जो है वियतनाम को कंसीडर करना किसी प्रोटेक्शन में जो है वो थोड़ा-सा जो है अनफ़ेवरेबल इसलिए भी होता है कि वियतनाम खुद जो है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार होता है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिका एंड वियतनाम की जो पूरी वॉर हुई थी, उसके बाद वियतनाम को जो है खुद को एक प्रोडक्शन कंट्री में इंक्लूड करना जो था, वो थोड़ा उनके लिए जो है प्रोड्यूस करना या खुद को जो है अपने पाँवों पे खड़ा करना उनके लिए एक थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वियतनाम ने जो है इस चीज़ को किया। नाउ जो वियतनाम का एरिया हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वहाँ वो है आपके पास चाइमीन सिटीज़, जो रबर की प्लांटेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वियतनाम की आप टोपोग्राफी की बात करें ना, तो वियतनाम की जो टोपोग्राफी, उसकी सॉइल जो है वो सॉफ्ट है। ओके, और वो फर्टाइल सॉइल बहुत ज़्यादा है, और जो उसकी टोपोग्राफी है वो क्या कर रही है, वो रबर को सपोर्ट कर रही है। अफ्रीका इज ऑन द सेवेंथ ऑक्यूपाइंग द सेवेंथ पोजीशन इन द वर्ल्ड लेवल। कोलोदी अच्छा, ये जो अफ्रीका है, ये इस अफ्रीका के जो एरियाज़ हैं वो साउथ अफ्रीका के एरियाज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आप लोग नाम से भी देख रहे होंगे। कोली आइवोरीज एंड कैमरून, ये दोनों एरियाज़ जो है, या ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो आपके पास दोनों एरियाज़ जो है वो आपके पास साउथ अफ्रीका के हैं। देन नाइजीरिया एंड लीबिया, लाइबेरिया, ये दोनों जो है आपके पास अफ्रीका के हैं। नाउ नाइजीरिया की फिर बात करते हैं, जो आपके पास एक 8 पोजीशन होल्ड कर रहा है एंड ऑन द वेस्टर्न अफ्रीका। दैन फिर जो इसकी फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और चीप लेबर मौजूद है, और दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास यूरोपियन मार्केट जो है वो इससे करीब है। दैट इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से नाइजीरिया जो है वो आपके पास ये पोजीशन होल्ड कर रहा होता है। श्रीलंका की बात करते हैं, आपके पास एशिया में श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की रबर प्लांटेशंस जो है वो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो इंट्रोड्यूस ही जो है श्रीलंका के थ्रू हुई थी। और रबर प्लांटेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट में in northeast of Kandy and behind the Gale in Mathura in coastal mountain. Rubber is the cultivated on the small scale in the Riverine region of the Colombo and Ratanpur. रतनपुर एंड कोलंबो के जो रिवेरियन रीजन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है क्लाइमेट उनको सपोर्ट कर रहा है, रेनफॉल उनको सपोर्ट कर रही है, तो श्रीलंका में जो है वो आपके पास इन एरियाज में जो है रबर प्लांटेड होता है। नाउ अदर कंट्रीज इज देयर, जो आपके पास इसके साथ साथ जो है वो क्या कर रही हैं, रबर को प्लांट कर रही हैं।
ब्राज़ील है, कैमरून है, फ़िलीपीन है, कंबोडिया है, ग्वाटेमाला है, म्यांमार है, मेक्सिको है एंड बोलिविया। ये भी जो है आपके पास क्या कर रहे हैं, रबर की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका जो है इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में इनका जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी कंट्री की ही सेल्फ सफिशिएंट नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए जो है इनको ये जो है वो कोई भी वर्ल्ड लीडर पोज़ीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं। नाउ आ जाते हैं अब हम एडिबल ऑयल की तरफ। ओके, एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल। सबसे पहले मस्टर्ड सीड, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो मस्टर्ड सीड से बनने वाला जो ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल कहला रहा है। इसको देखते हैं कहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जो है यहाँ पर जब हम अपने एडिबल ऑयल के सीड्स को डिस्कस कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो हम दो चीज़ें सीड वाइज ही डिस्कस करेंगे। एक उनकी फिजिकल फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, और दूसरे हम उनके कंट्रीज़ को, कि ये कहाँ कहाँ पर इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। हम इस चीज़ को भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना। जो सबसे पहले हमारे पास जो सीड मौजूद है, वो हमारे पास सीड है आपके पास मस्टर्ड ऑयल का, पेपी सीड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वाइट और ब्लैक डोर सीड नॉन एज कनोला, ठीक है। ये इन सीड्स को जो है हम कनोला से भी रेफर कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट इज स्पेशली ग्रो इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल जितने भी रीजन है वहाँ पर आपके पास जो है कनोला की जो है मस्टर्ड सीड्स की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। वहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। और मेरे ख़्याल से अब मुझे आप लोगों को ट्रॉपिकल रीजन्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत स्टार्ट में हम इन तमाम रीजन्स को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आप ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं। 53 कंट्रीज रैप सीड आर कल्टिवेटेड। 53 कंट्रीज जो है पूरी दुनिया में। टोटल कंट्रीज कितनी है स्टूडेंट्स? यस। देन उन टोटल कंट्रीज में आपके पास 53 कंट्रीज जो हैं वो आपके पास कल्टिवेट कर रही हैं आपके mustard seeds को। The continent of the Asia and the Africa are the main cultivators of the rapeseeds. Asia and Africa is the most important continent over there, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एशिया में और दैन फिर अफ्रीका में मौजूद हैं। और ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो तकरीबन एशिया जो है वो तकरीबन 80% ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वो होल्ड कर रहा होता है। बाय द वे, द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द रेपसीड्स आर चाइना, ऑब्वियसली देयर, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, प्ला ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिसाइड्स ऑफ दिस, इनके साथ-साथ मतलब इट मीन्स ऑफ दैट ये आपके पास क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। इसके साथ-साथ डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, काज़ाकिस्तान, रशिया फेडरेशन, हंगरी, इथियोपिया, अल्जीरिया, स्वीडन एंड स्लोवाकिया आल्सो कल्टिवेटेड द रेपसीड्स। ओके, मेन प्रोडक्शन आपके पास जो है चाइना, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में हो रही है। और उसके अलावा जो है बाकी दूसरे रीजन भी है जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रेपसीड्स को जो है वो कल्टिवेट कर रहे होते हैं। देन ऑयल पाम या पाम ऑयल, ओके, कि वो किस तरीके से जो है कल्टीवेट किया जाता है। राइट साइड के ऊपर जो है पाम ऑयल की पिक्चर मौजूद है, प्लांट की पिक्चर मौजूद है एक्चुअली, कि ये आपके पास बाय लुक देखने में कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑयल पाम को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और दैन फिर लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास उनके सीड्स मौजूद हैं, कि इनसे जो है ये सीड्स हासिल होता है, और दैन फिर इस सीड से जो है वो इस ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। 51% of the world cultivation of oil palm is concentrated in मलाइशिया। मलाइशिया जो है ऑयल पाम का जो है सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर मौजूद है। Another variety of oil palm is cultivated from the Central America to the Amazon basin. अमेज़न बेसिन से जो है वो सेंट्रल अमेरिका से जो है आपके पास दूसरा जो है इसका हब मौजूद है। और ये आपके पास स्पेशल ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट जो है इसकी ज़रूरत होती है, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो रीजन जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है। एक है आपके पास ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, और दूसरा है आपके पास मानसून क्लाइमेट एरिया। ये दोनों रीजन जो है आपके पास ऑयल पाम के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। 42 कंट्रीज़ जो है वो क्या कर रही हैं, कल्टीवेट कर रही हैं ऑयल पाम को। इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कोलंबिया, थाईलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कोट डी आइवोरी
इक्वाडोर, चाइना, कॉन्गो एंड ब्राज़ील, ये आपके पास वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल पाम की प्रोडक्शन में जो है वो आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा मतलब मलेशिया के बाद जितनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन आपके पास कहाँ से हो रही है? रिमेनिंग जो कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कोलंबिया एंड थाईलैंड, इस पूरे रीजन से जो है वो आपके पास ऑयल पाम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर पॉसिबल होती है। देन फिर बात करते हैं कॉटन सीड्स। पाकिस्तान में रहते हुए कॉटन सीड और कॉटन की जो है बाय प्रोडक्ट्स को ना जाने तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। हमारे यहाँ कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और एक अच्छे मतलब जो कॉटन का फ्लावर होता है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोड्यूस होता है। अ, अगर हम लेफ़्ट साइड की पिक्चर की बात करें तो कॉटन फ्लावर मौजूद है और उसके कॉटन से मिलने वाला ऑयल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी कम से कम कॉटन सीड से जो है मिलने वाला ऑयल कभी भी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते बाय द वे। एंड देन फिर यहाँ पर जो है वो कॉटन सीड मौजूद है। तो इट मीन्स ऑफ दैट ये जो कॉटन से मिलने वाला ऑयल होता है इसको आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के माइंड में ड्रॉप करके जाऊँ ये, सोचें कि कॉटन सीड का जो ऑयल है वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। खुद को जो है ज़रा सर्च आउट करें कि आप कॉटन ऑयल जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कॉटन ऑयल सबसे ज़्यादा मैं सिर्फ़ आप लोगों को जो है एक चीज़ बता दूँ कि इंडस्ट्रियल यूसेज जो है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल यूसेज जो है इसका ज़्यादा है। कॉटन सीड्स इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल एडिबल ऑयल। 90 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कल्टीवेट कॉटन, ठीक है? 90% जो 90 कंट्रीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया की जो है वो कॉटन को कल्टीवेट कर रही होती हैं। कॉटन सीड जो है वो कंटेन होते हैं 40 टू 25% ऑयल एंड इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो है ये बाय प्रोडक्ट मौजूद है कॉटन ऑयल के नाम से। चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील, तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सीरिया एंड इजिप्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द कॉटन सीड्स। नाउ अगर आप यहाँ पर देखें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, ये जो है आपके पास क्या है एशिया के रीजन मौजूद हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट्स द कंप्लीट द साउथ अमेरिकन रीजन, नॉर्थ अमेरिका रीजन। देन फिर अज़्बेकिस्तान की बात करें तो ये आपके पास सेंट्रल एशिया की तरफ चला जाता है। ब्राज़ील की बात करें ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला जाता है। तुर्कमेनिस्तान इज़ आल्सो इन द सेंट्रल एशिया। ऑस्ट्रेलिया, इट्स द कंप्लीट कॉन्टिनेंट। ग्रीस की बात करें इट इज़ इन यूरोप। सीरिया एंड इजिप्ट की बात करें इज इन द अफ्रीका। इसमें इट मीन्स ऑफ दैट एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, इन चारों कॉन्टिनेंट में जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट में जो आप क्या हो रहा है कॉटन सीड प्रोड्यूस हो रहा है। देन ग्राउंड नट, पीनट्स, जो आपके पास सर्दियों में आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको मुझे शो करने की बाय द वे ज़रूरत नहीं थी कि सबको जो है पता है कि ग्राउंड नट्स जो है वो कैसे दिखते हैं और देन फिर उसका ऑयल जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में केपीके का एरिया जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है या ठंडे इलाके जितने भी होते हैं वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राउंड नट या पीनट का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये इसके अंदर जो है फाइबर प्रोड्यूस करने वाले जो है वो एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हीट अप रहती है। एनीवेज बात करते हैं ज़रा इसके फिजिकल मेडिकल से निकल के थोड़ा हम फिजिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं एंड फिर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। ग्राउंड नट इज सी विच कंटेन 40 to 50% ऑयल। ओके, आप जब उसको जो है उसके लेयर उतार रहे होते हैं, छील रहे होते हैं खाने के लिए, तो भी आपके हैंड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। दैट इज अ 40 to 50% ऑयल इज इन देयर। Groundnut or peanut is used in Asia and Africa for food as well as oil. हम लोग जो है इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। Peanut is cultivated in the tropical, subtropical and temperate region on the large scale. Asian countries has superseded all the continents in groundnut cultivation. एशियन कंट्रीज जो है वो सुपरसीडेड है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है एशियन कंट्रीज में ही जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा जी, ग्राउंड नट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि ग्राउंड नट को कल्टीवेट करना बड़ा आसान होता है। इवन कि अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो अपने घर में जो है आप जो है इसको प्लांट करके देख सकते हैं और वहाँ पर जो है इसकी प्लांटेशन जो है इसको प्लांट करना जो है वो आसान होता है, तो आराम से जो ये ग्रो भी हो जाएगा। देन फिर इसके अलावा एशियन कंट्रीज़ में जो है आपके पास जो ग्राउंडनट कल्टीवेटर्स हैं वो चाइना है, इंडिया है, देन नाइजीरिया इन अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया इन एशिया, अर्जेंटीना,
सूडान, म्यांमार, चाड, वियतनाम, कोंगो एंड सिनेगुएलेरो इंक्लूडेड इन इट। ओके, तो ग्राउंड नट जो है वो इन तमाम के तमाम एरियाज में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो एशिया एंड अफ्रीका की हैं, सिर्फ 2 से 3 कंट्रीज को निकाल के। ओके, जैसे कि हम चार्ट की बात करें, हम इसको निकाल के सेना गिलारा की बात करें और अर्जेंटीना की बात करें एंड यूएसए की बात करें, तो इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, एशिया एंड अफ्रीका। अच्छा जी, ये जो मैं आप लोगों को बार बार ये बता रही हूँ ना कि ये ये वाला जो सीड है ये इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है और ये सीड इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है, तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये बात मैं बार बार क्यों रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने आपको बताना है कि आपका एग्जाम क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न के ऊपर बनने वाला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बार बार रिवाइज करने का जो रीज़न है वो यही है, तो टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। sunflower, the beautiful flower of the earth, as many people are said after rose, के सनफ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर मौजूद है। और सनफ्लावर के बीज तो आप लोग बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे होंगे, उसका तो कोई ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से, मेरे जो है यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस है उसमें, कि जिसने जो है सनफ्लावर के बीज जो है खाने के लिए इस्तेमाल ना किए हों। देन ये जो बीचेस है, ये बीचेस जो है आफ्टर ऑल दो कुकिंग ऑयल में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। देन सनफ्लावर की जो नेटिव लैंड है वो आपके पास अमेरिका है। ओके, इसका मतलब है सबसे पहले सनफ्लावर जो ग्रो हुआ था या प्लांट किया गया था वो आपके पास अमेरिका में प्लांट किया गया था। इट मीन्स दैट कि जो सनफ्लावर जो है वो अमेरिकन प्लांट है। ओके, बट इट हैड बीन कल्टिवेटेड इन द अदर रीजन्स। इसके बाद जब अमेरिका में प्लांट हो गया, नेटिव लैंड उसकी ये होगी, फर्स्ट टाइम वहाँ पे प्लांट हुआ, तो इसके अलावा भी जो है वो दूसरे कंट्रीज में प्लांट होना स्टार्ट हुआ। इट इज कल्टिवेटेड एक्सेसिवली इन द रशिया, देयर आर द 67 varieties of a sunflower. In Russia, it has a 67 varieties of a sunflower. That is a cool. इवन के हम लोग तो सिर्फ एक ही जो है वैरायटी को जानते हैं सनफ्लावर की। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है सर्च करना पड़ेगा कि 67 वैरायटीज़ के फ्लावर देखने में कैसे होते होंगे। जब जस्ट एक ये येलो फ्लावर देखने में इतना हसीन है और जो है ये इतना अट्रैक्टिव है, तो बाकी फ्लावर्स जो हैं वो कैसे होते होंगे। 40% हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल सनफ्लावर ऑफ ऑयल इज द बेस्ट सब्सिट्यूट ऑफ अ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का सबसे बेस्ट सब्सिट्यूट कौन सा है, सनफ्लावर ऑयल है। अब आप देखें तो आपकी कुकिंग ऑयल की रेंज जो है वो निकल के जो है पाम ऑयल से निकल के और ऑलिव ऑयल से निकल के पाकिस्तानी जो है वो अब सनफ्लावर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज जो है वो ज़रा कम होती हैं। दैट्स वाई जो है people are going to use for the sunflowers oil. Sunflowers was brought from America to cultivated in the Europe, and afterward it is cultivated in the Asia and the African countries. इसके बाद जो है अमेरिका से जब निकला, अपनी नेटिव लैंड से निकला, तो फिर वो यूरोप में चला गया, दैन फिर एशिया में आया, जैसे कि रशिया के पास आया, एंड फिर जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जो है इसको सनफ्लावर को कल्टीवेट किया जाता है। और ये आपके पास आपके एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा हब है। पाम ऑयल के अलावा जो है हम सनफ्लावर की बात करते हैं, इसके बाद पाम ऑयल की बात करते हैं, हम ऑलिव की बात करते हैं, दैन फिर हम सनफ्लावर्स की बात करते हैं। नाउ सिक्स वन इज द मेस, और मेस से बनने वाला ऑयल। इसको देखकर कुछ और भी तो याद आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, को देखकर और इसकी जो बीजेस हैं उसको देखने के बाद। एनीवेज, मेन्स लाइक व्हीट एंड राइस इज यूज्ड आल्सो एज ग्रेन्स। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स इज यूज फॉर द स्टार्च, ग्लूकोज, अल्कोहल, प्लास्टर एंड एडिबल ऑयल। मैं इसको जो है इसकी बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। Corn oil is used today as the vegetable edible oil throughout the world on the large scale. Corn oil क्योंकि अब जब से दुनिया को पता चला, मतलब दुनिया को पता कैसे चलता है, जब हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे कि अगर देखें तो दुनिया में सबसे प्रॉब्लम क्या अराइज है, फैटी पीपल आर इंक्रीज इन द नंबर्स। मोटापा जो है वो क्या हो रहा है, दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। स्मार्ट पीपल्स जो है वो आपको नहीं मिल रहे। आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, कितना कुछ कर लें, लेकिन आपके अंदर मोटापा जो है, जैसे कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 65 to 70% जो है वो मोटापे का शिकार हैं, जिस 30% के अराउंड जो लोग हैं वो स्मार्ट पीपल में। तो जब जब उनके अंदर ये प्रॉब्लम अराइज हुई ना, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि आप और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्न ऑयल इज वन ऑफ दैट ऑयल कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने सनफ्लावर की बात करी, हमने कॉर्न ऑयल की बात करी कि भाई सनफ्लावर की हम बात कर रहे थे कि इसमें कैलोरीज
जो है बर्न करने का एलिमेंट ज़्यादा होता है। सेम इज़ दैट लोगों ने क्या करा, कॉर्न ऑयल्स को इस्तेमाल करके उनको एक्सपेरिमेंट किया, उसको इस्तेमाल करके देखा। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्रूड कॉर्न ऑयल इज़ यूटिलाइज्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ अ सोप मेकिंग, शिप बिल्डिंग, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रबर, टेक्सटाइल, पेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मेकिंग। ओके, तो मेज़ को आप क्या कर रहे हो, कुकिंग ऑयल में तो कॉर्न ऑयल के बेस पर तो यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप क्या कर रहे हो, बाकी बाय प्रोडक्ट्स या बाकी इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। और इसकी जो कंट्रीज़ हैं, इसकी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो एशिया एंड यूरोप जो है, इसका इसके मेन बाइंग मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो है वो मौजूद हैं। देन फिर बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन लुक्स लाइक दैट एंड द ऑयल लुक लाइक दैट। सोयाबीन प्लांट इज द नेटिव ऑफ चाइना। जैसे कि सनफ्लावर हमारे पास अमेरिका का नेटिव प्लांट था, तो चाइना का नेटिव प्लांट जो है वो आपके पास सोयाबीन है। सोयाबीन इज अ फूड क्रॉप हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईस्ट एशिया एंड इट्स ऑयल इज ग्रेडेड एट द सेकंड आफ्टर पाम ऑयल। सोयाबीन जो है वो आपके पास आफ्टर पाम ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडिबल ऑयल मौजूद है। और सोयाबीन ऑल्दो इज द बीइंग यूज्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया एज अ फूड क्रॉप, बट न्यू इट इज बीइंग कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन द लार्ज स्केल। आफ्टर दैट कंट्रीज, अब जो है आपके पास थ्रू आउट द कंट्रीज लार्ज स्केल में जो आप क्या कर रहे हो, सोयाबीन को कल्टीवेट कर रहे हो, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। और सोयाबीन जो है उसको जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा आसान होता है, जिसकी वजह से जो है लो कुकिंग ऑयल में जो है, एडिबल ऑयल में जो है वो सोयाबीन की तरफ जाते हैं। इट इज़ बीन कल्टिवेटेड इन द 83 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टोटल कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आपके पास कितनी है, 83 कंट्रीज हैं। और डोमिनेटिंग प्रोडक्शन जो है अमेरिका में हो रही है, ठीक है, जो कि एक्सपोर्टेड भी होती है। ब्राज़ील द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द सोयाबीन, अपार्ट फ्रॉम द सोयाबीन इट इज़ आल्सो कल्टिवेटेड इन द अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, पैराग्वे, कनाडा, इंडोनेशिया एंड इटली। Okay, find out the which continent for which country: Argentina, South America, China, Asia, India, Asia, Paraguay, Europe, Canada, South America, North America, Indonesia एंड इटली। ओके, तो यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट यहाँ पर मौजूद है। देन ऑलिव ऑयल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी का, मेडिटेरेनियन रीजन्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल जो है वो आपके पास ऑलिव ऑयल है। और ऑलिव ऑयल आपके पास जो है एडिबल ऑयल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑयल है इस्तेमाल करने के लिए। ऑलिव फ्रूट से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, विच इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द वेजिटेबल एडिबल ऑयल। ओके, मेडिटेरियन रीजन का जो है ये आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट है। और मेडिटेरियन रीजन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? यस, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें ज़रा अपनी, कि मेडिटेरियन रीजन किसको बोलते हैं। आ गया माइंड में? गुड। फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द ऑलिव, स्पेन, इटली, ग्रीस, पुर्तगाल, टर्की एंड तुनिशिया आर द वर्ल्ड मेंशनिंग। ओके, ऑलिव जो है स्पेन में मौजूद है, इटली में मौजूद है, ग्रीस में मौजूद है, पुर्तगाल में मौजूद है, पुर्तगेशो जिसको आप कह रहे हो, तो टर्की है एंड तुनिशिया है। ये जो है आपके पास वर्थ मेंशनिंग कंट्रीज मौजूद है। अदर मेडिटेरियन रीजन्स में जो है आपके पास कैलिफोर्निया है, मेक्सिको है, पीरू है, अर्जेंटीना एंड चिली। ये जो है आपके पास ऑलिव यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउ द कोकोनट। कोकोनट सीड इज दिस, देन कोकोनट। कोकोनट को आप एक्सट्रैक्ट करें तो मिल्क, एंड मिल्क को आप एक्सट्रैक्ट करें तो ऑयल। कोकोनट इज द प्लांट ऑफ द मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन विच इज ग्रोइंग अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज जहाँ पर होंगे वहाँ पर आपको कोकोनट जो है वो आराम से आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के भी कुछ कोस्टल एरिया में आपने जो है ना देखा होगा कि कोकोनट के जो ट्रीज होते हैं वो आपने देखे होंगे। कोकोनट ऑयल इज सोल्ड इन द मार्केट एज द बेस्ट एडिबल ऑयल। Dried leaves of the coconut tree are used for making mats, basket, and hairs of a coconut are used for making the strong ropes. ये सब चीज़ें जो है ना वो आप सबकी ऑब्जर्वेशन पे मौजूद है। 27 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस द कोकोनट। 27 कंट्रीज जो है प्रोड्यूस कर रही हैं कोकोनट को। और आपके मेन ग्रोइंग रीजन्स आपके पास इंडिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका, थाईलैंड, मेक्सिको एंड वियतनाम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके बाद भी ब्राज़ील, मलेशिया, मोज़म्बिक, पापा न्यू गिनी, तंजानिया, घाना, नाइजीरिया, वेनेजुएला, चाइना एंड बांग्लादेश। ये जो है आपके पास कोकोनट के मेन रीजन्स जो है वो
यहाँ मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने जो है कैश क्रॉप्स को जो है कंप्लीट किया। कैश क्रॉप को कंप्लीट फूड क्रॉप्स हमने सबसे पहले देखा था एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में, देन कैश क्रॉप हमने देखा था। अच्छा, ये दोनों चीज़ें देखने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही होती है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ से जब हम एडिबल ऑयल की बात करें तो हम एडिबल ऑयल में ये बात कर यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप वहाँ पर बन सकता है, हाउ मेनी एडिबल सीड्स इन द वर्ल्ड एंड राइट डाउन द मोस्ट ग्रोइंग रीजन ऑफ स्पेसिफिक सीड्स। ओके, कि आप वहाँ पे जो है मोस्ट ग्रोइंग रीजन्स जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ट्रॉपिकल, देन फिर ये बात भी की जा सकती है, व्हाई द ट्रॉपिकल रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन फॉर द एडिबल ऑयल। ओके, ये बात भी जो है वो वहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास जो है आपका कमर्शियल ज्योग्राफी जो है बहुत वास्ट है, क्वेश्चन आस्किंग क्राइटेरिया आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, हर साल आपका क्वेश्चन पेपर चेंज हो रहा है। तो आप अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल उस तरह तैयार कर रहे होते हैं कि वहाँ पर ये क्वेश्चन आस्किंग किन किन वे में जो है इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हम जो प्लान करेंगे अपना सेशन 9 जब हम कर रहे होंगे तो हम लॉजिस्टिक के ऊपर इसको प्लान करेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक जो है वो अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को इन डिटेल देख चुके हैं। और जब हमने अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को इन डिटेल देख चुके हैं तो अब हम मूव कर जाएंगे अपनी टर्शरी एक्टिविटीज़ की तरफ। नाउ आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब हम जो है अपने इस सेशन को जो है हम ऑफ लेते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।